Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. Khawateen और हजरात, स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट एवेन्यूज ढूंढते हैं। उनका होल पर्पज यही होता है कि अपने जो पैसा है उसको अच्छी सिक्योर जगह पे लगाएं और ताकि उसकी मैक्सिमम रिटर्न। स्मॉल इन्वेस्टर्स, मीडियम इन्वेस्टर्स एंड दी इन्वेस्टर जिससे हम एट लार्ज बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास वो नॉलेज बहुत कम होता है जो एक प्रोफेशनल एक ग्रुप में, इफ वी वर्क एज ए ग्रुप, तो ग्रुप की जो वर्किंग है जिसमें प्रोफेशनल हायरिंग है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वो वर्किंग, और एक मेरे इंडिविजुअल की वर्किंग कि मेरे पास तमाम इन एंड आउट तमाम इंफॉर्मेशन होना काफी मुश्किल है। तो लास्ट एपिसोड पे मिस्टर शफकत अली साहब हमारे साथ हैं। लास्ट एपिसोड पे उन्होंने कहा था कि मैं स्टॉक इन्वेस्टर्स के बारे में बातें हुई हैं, स्मॉल इन्वेस्टर, मीडियम इन्वेस्टर एंड फॉर द स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में काफी उन्होंने बात की थी। लेकिन उस पर उन्होंने ये भी कहा था कि अपार्ट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज देयर आर अदर एवेन्यूज फॉर द स्मॉल, फॉर द कॉमन मैन टू लुक एट। फैसला करना तो उनका अपना काम है इन्वेस्टर्स का, लेकिन कम से कम अवेयरनेस एंड एजुकेट करने की कोशिश करना ये हमारा काम है। तो शफकत अली साहब एफसीएम में हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने दोबारा हमें इस चैनल पे हमें इनवाइट किया ताकि हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए, स्पेशली जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसकी अवेयरनेस के लिए कुछ कर पाए और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स इकॉनमी। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का एक एवेन्यू है जो कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को सूट करता है अगर वो थ्रू म्यूचुअल फंड जाए। इसलिए थोड़ा सा आप बता दें। शफकत भाई, हमें सबसे पहले तो ये बता देना कि एक आम आदमी के लिए ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसकी वर्किंग क्या है? क्या इसके पीछे कोई रेगुलेटर होता है या 2 या 3 बंदे मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उसको हम फंड कहते हैं? थोड़ा सा इसकी फॉर्मेशन, लीगैलिटीज एंड रेगुलेशन। अच्छा जी, म्यूचुअल फंड बेसिकली ये कंसेप्ट है एक क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट, जैसे कह लीजिए क्राउड फंडिंग है। और ये जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली थोड़े से पैसे लेके आते हैं और वो जरूरी नहीं उनका उसकी एक्सपर्टी हो, उसमें स्टडी कर सके और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। बहुत रूमर्स में बिलीव कर रहे होते हैं, सर्च पे नहीं है, बट टाइम नहीं होता, वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इतना टाइम ही नहीं है कि वो स्पेशलाइज हो इस पर्पज लेके रिपोर्ट्स स्टडी कर सके या परफॉर्मेंस स्टडी कर सके किसी कंपनी की, या अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए, डाइवर्सिफाई कर पाए। तो स्पेशली अगर आपका फंड छोटी अमाउंट में है तो आपको डाइवर्सिफाई करें तो एक लिमिट होती है डाइवर्सिफिकेशन की कि आप कम से कम 2 सिक्योरिटी में कर सकते हैं। 10 में करना मुश्किल है, कि स्प्लिट करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपया है और आप चाहें 10 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें तो बहुत छोटी अमाउंट आ जाएगी, पेनी स्टॉक बन जाएंगे, यानी पेनी अमाउंट हो जाएगी, इसका पेनी स्टॉक नहीं, पेनी अमाउंट हो जाएगी। तो बेसिकली उस चीज़ को हल करने के लिए, उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कि वो इन्वेस्टर जो बिजी है और वो चाह रहा है अपने समय को इन्वेस्ट करना, वो इन्वेस्टर जो बिजनेस करता है उसके पास एक्सपर्टी नहीं है किसी चीज़ को, बुक्स को स्टडी करने की, और वो इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता और छोटी इन्वेस्टमेंट है इस वजह से, और उसको डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है, मार्केट के फंडामेंटल को समझना, मार्केट ट्रेंड समझना मुश्किल होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट लेकर जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। पाकिस्तान में फर्स्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, इसका आज भी नाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान है। बहुत पहले, इससे पहले फंड थे बेसिकली, एनआईटी था, लोग गवर्नमेंट ओन था, नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक का एक एनआईटी का था, उसको हमें ये पता था एनआईटी है तो गवर्नमेंट ओन्ड है, नेशनल बैंक इसको ओन करता है। तो उसके बाद आईसीपीआई इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान, वो भी क्लोज एंड ओपन एंड म्यूचुअल फंड लेके आए। तो फर्स्ट जो फंड लॉन्च हुआ था जेएस ग्रुप ने किया था,
बैंको कंपनी थी, उसका फर्स्ट फंड जो लॉन्च हुआ था उसका नाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, आज भी एग्जिस्ट करता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, यूटीपी। और इसका कंसेप्ट जो ड्राइव किया प्राइवेट सेक्टर में वो यूटीआई से किया था, बेसिकली यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जी। एक कंसेप्ट ये होता है कि एक होती कंपनी जो इसको मैनेज करती फंड्स को, जिसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसीज है। एएमसीज का प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, वो तो एक मैनेजमेंट कंपनी। जैसे हमारे पास बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें से एक आध के दो हार्डली लिस्टेड है, बाकी अनलिस्टेड है। तो हर कंपनी जो मैनेजमेंट कंपनी है उसका आगे म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, वो मुख्तलिफ सीरीज या म्यूचुअल फंड लॉन्च करती रहती है, जिसमें एक्विटी फंड भी होते हैं, इसमें इनकम फंड भी है, इसमें बैलेंस फंड भी है, इसमें गोल्ड बेस्ड फंड भी होते हैं। तो हर एएमसीज ने अपने फंड लॉन्च किए होते हैं। अच्छा, अब अब फंड दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक फंड होता है जो जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड फंड। सेकंड कैटेगरी फंड है वो क्लोज एंडेड फंड है। अच्छा, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, ओके। ओपन एंडेड फंड्स का मतलब ये होता है कि दिस इज फंड इज ओपन फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्पशन ऑल द टाइम। ठीक, कि आप जब फंड में उसकी कभी बुक क्लोजर नहीं होती, जैसे आपका आईपीओ क्लोज नहीं होता, हमेशा उसका आईपीओ चलता रहता है। आईपीओ में ये होता है कि आप आईपीओ में तो आते हैं उसके बाद, लेकिन आप पैसा निकाल नहीं सकते, पैसा सिर्फ जो शेयर्स हैं मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन फंड्स में ये होता है कि आप पैसा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जब चाहें इवन सेकेंड डे आप उसको वापस रिडीम भी कर सकते हैं, जैसे आपको यूनिट सेल करके पैसा वापस भी ले सकते हैं। ये आप बात कर रहे हैं ओपन एंड फंड। ओपन एंड फंड्स। अच्छा, ओपन एंड फंड्स में पैसे जो मैनेज करता है वो करती है एएमसी। आप पैसा जब सब्सक्राइब करते हैं तो एएमसी को देते हैं और वो उस फंड में इन्वेस्ट कर देती है। जब पैसा रिडीम करते हैं तो एएमसी को फॉर्म जाता है और एएमसी वापस पैसा रिटर्न कर देती है। फंड को डेफिनेटली फंड लिक्विडेट करती है, फंड का जो पोर्शन है जो उसकी अंडरलाइन सिक्योरिटी है वो लिक्विडेट करती है। लेकिन वो क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि वो वंस इन्वेस्टेड उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं, फिर आप एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसको आप ना पैसा सब्सक्राइब करते हैं ना आप रिडीम करते हैं। आप वो फंड यूजुअली लिस्टेड होते हैं, आप स्टॉक्स एंड शेयर्स की तरह उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, मैं बेचूंगा आप ले लेंगे, आप बेचेंगे मैं ले लूंगा। तो वो क्लोज एंड फंड है। तो फंड एक एवेन्यू देता है इन्वेस्टर्स को कि जब भी चाहे वो इन्वेस्ट करे और टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट से ले, अदर देन जो परफॉर्मेंस ऑफ द फंड है। इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास 1 लाख था, मैं ये चाहता हूँ कि चले जी मैं थोड़ा सा इतना, आई एम नॉट एजुकेटेड पर्सन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द बैलेंस शीट्स वगैरह, और मैंने स्टॉक मार्केट किया, थोड़ी सी मुझे नुकसान हुआ, एक आध बिजनेस करने की कोशिश की, तो वो मुझे ज़ाहिर है पहले मेरे पास 10 लाख था, मुझे पेंशन का थोड़ा सा मिला था, वो बिजनेस करने की कोशिश, अब मेरे पास तो 1-1.5 लाख बच गए। अब काफी मुझे तब भी अच्छे भी तजर्बे हुए हैं। तो व्हाट वुड बी एडवाइस कि भाई हाउ वुड आई बी कन्विंस्ड, मैं अपने ऐसे इन्वेस्टर को कन्विंस कैसे करूंगा कि ये म्यूचुअल फंड इज बेटर एडवाइस फॉर यू। और मुझे जो समझ आई है कि भी एक तो वहां पे एक प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, तुम्हारे पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। सर इस बारे में थोड़ा सा बताएं, डायरेक्टली टू दी फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। अच्छा, एएमसी का सारे अगर एज ए इंडिविजुअल मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरी सेविंग है, मुझे इतनी स्टडी मैं नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसकी इतना एनालिसिस नहीं कर सकता। मैंने जैसे बताया आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करना मुश्किल होता है, तो आपको फुल टाइम जॉब नहीं है उसमें कर सकता है ना, अब आपके अपने एक्टिविटीज। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनका काम ही सिर्फ ये है कि आपके बिहाफ पे फंड मैनेज करती है। ठीक, उनके अपने रिसर्च हाउसेस होते हैं, उनके ट्रेडर्स होते हैं, फंड मैनेजर जिसे कहते हैं, वो बाकायदा उनकी एक्सपर्टीज है, उसके पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट कमेटीज होती हैं। तो अगर वो अच्छी एएमसी है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है बेसिकली। एक आम नॉर्मल एएमसी जो है वो तकरीबन 40-50 लोगों को मैनेज करती है, जिसके उसके फाइनेंस वाले भी होते हैं, उसके अकाउंट्स भी ऑडिट होंगे, उसके हर फंड का अपना ऑडिटर होगा। तो ये और गवर्नमेंट उसके बाद बाकायदा उस फंड का कंस्टिट्यूएंट
कंस्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है उसके, यानी जैसे प्रॉस्पेक्टस है वो एससीपी अप्रूव करते ही, ठीक, एनबीएफसी का डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, प्रॉपर्ली तो रेगुलेटेड है, प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली रेगुलेटेड रेगुलेटेड है। है। ये नहीं उसमें कि जो वो चीज फंड खोले हैं, ये दुकान खोल के बैठे हैं। अगर वो फंड एक प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है, वहाँ पे एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं। अगर आप जाकर उनसे अपना उनकी पिछली हिस्ट्री मांगेंगे, आपको पिछली हिस्ट्री देंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देंगे, लास्ट ईयर की जो रिटर्न्स हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज की, वो आपसे प्रॉपर वो शेयर करेंगे। ऐसा ही है सर? एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसको दो चीजें, दो तरह से इसके चेक होते हैं कि एक तो ये कि सारे रेगुलेटर इंस्पेक्शन रिपोर्टिंग, बड़ी फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग होती है, रेगुलेटर भी कर रहा होता है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट से अगेंस्ट ये जा ही नहीं सकते। ठीक, जो इनको एक डिफाइन पैरामीटर्स हैं जो ऑलरेडी अप्रूवल मिली हुई है, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो स्टॉक सेल में इसकी रिपोर्टिंग भी है, इसके अनाउंसमेंट भी है प्रॉपरली, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे से म्यूचुअल फंड चलते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये अपनी मर्जी करें। अपनी मर्जी सिर्फ ये कर सकते हैं, इनकी इस हद तक मर्जी होती है कि ये पोर्टफोलियो जो अलाउ किया हुआ है लोगों ने इनके डॉक्यूमेंट में, वहां से शिफ्ट कर लें, एक सिक्योरिटी से अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए, दूसरी सिक्योरिटी में चले जाए। तो डिसीजन की वेरिएशन हो सकती है, लेकिन ये ओवरऑल माइक्रो लेवल पे जंप ओवर जंप इन नहीं कर सकते। जैसा ये मैं जो बात शफकत भाई, मैं जो 1.5 लाख रुपया लेकर गया हूँ अब म्यूचुअल फंड के पास, क्या मैं उनसे कह सकता हूँ मुझे फिक्स रिटर्न दे दें, या एक खास पोर्टफोलियो में मेरा पैसा इन्वेस्ट करें? हाउ दे वर्क सर? पहली बात ये कि फिक्स रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है स्वाइप बैंकों में। बैंक भी आजकल तो प्रॉपर लॉस पे चल रहे हैं। आपको रिटर्न तो मिलेगा जो भी अर्न करेगा फंड, उसमें से अपनी फी चार्ज करता है, बाकी आपको रिटर्न देता है। फिक्स तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कंपैरेटिवली कि ये जो फंड मैं इस फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो ये बेस करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इक्वलेंट रिटर्न मुझे मिलेगा ही मिलेगा। देखिए वो वेरिएशन हो सकती है, कभी वो 8% हो गया, कभी 7.5 हो गया, कभी 8.5 हो गया। वेरिएशन तो है, फिक्स पॉसिबल नहीं कि आप 8% ही लेंगे। तो जो अगर मैं फंड can I instruct them at the time of giving my deposit or giving their उसमें तो कि भाई मेरे पैसे आप सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करें, knowingly कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज relatively secured and उसकी जो इनकम है वो इतने परसेंट के अराउंड है। नहीं सर, आपके पास चॉइस फंड सिलेक्ट करने का चॉइस। आपको फंड सिलेक्ट, जब फंड्स को ये लगाना चाहेंगे तो आप उस फंड के डॉक्यूमेंट है उसको देख के, उसको स्टडी करके, आपका इतना काम जरूर है कि उसको पढ़ें कि भाई ये, या उसके आर्गू कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं सेल टीम से कि भाई ये फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो वो आपको बता देगा यार ये एवरेज है, ये इन्वेस्ट करता है। लेकिन आपके पास ये डिस्कशन आपके पास नहीं होगी ओके, कि आप उनसे कहेंगे मुझे सिर्फ गवर्नमेंट के टी बिल्स में इन्वेस्ट करें या पीआईबी में इन्वेस्ट करें, एक्सेप्ट फंड ही सिर्फ बेस करता हो टी बिल्स पे। देखिए बिल्कुल आपने तो सही फरमाया कि एक तो रेगुलेटरी परफॉर्मेंस तो फंड की देख ही रहा होता है, दूसरा मार्केट कंपटीशन बड़ा परफॉर्मेंस को देखते हैं। हर इन्वेस्टर जो है वो कंपेयर कर रहा होता है कि भाई फलां ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड, उसका जो इनकम फंड है ये परफॉर्मेंस दे रहा है, फलां एएमसीज का फंड ये परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये आप जो इंटर एएमसीज कंपटीशन बड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए हर एएमसी जो है वो कोशिश करे कि मेरे फंड की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो। तो ये तो एक कंपटीशन, अदरवाइज क्या होगा, अगर परफॉर्मेंस आपकी एक साल लोग बर्दाश्त करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, नेक्स्ट सब रिडम्पशन आ जाएगी, आप फंड स्विच कर जाएंगे, आप किसी और, हर एएमसी जो है अपने तय कोशिश करती है कि वो लीड करे। अच्छा, अब लीड करने में ज़ाहिर है कुछ एएमसीज का बहुत प्रोफेशनल है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लोग, ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग रखे हुए हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। बाज लोग जो है वो छोटी एएमसी है, उनकी कम परफॉर्मेंस है, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो है वो एक कंपटीशन है, वो विन करने का ही। तो ये जरूर होता है कि एएमसी जो है अभी ऐसा कोई एएमसी हो नहीं सकती कि चलिए फंड ले लिए उसके बाद 2 साल के लिए स्टक हो गए, आप फंस गए और एएमसी करते, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है, जैसे एएमसी बेटर परफॉर्म करेगी अगले दिन आप रिडीम कर देंगे। बात ये कि ये मेरे ऊपर ये थ्रेट है कि अगर मैं एज एएमसी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा
people are going to withdraw. लेकिन सर दूसरी साइड पे अगर एक इन्वेस्टर आज इस साल जो AMC है, लेट्स से लास्ट ईयर कोविड की वजह से परफॉर्मेंस में इशू आया है, अब उसको लॉस पे चली गई है, कैन इट गो टू लॉस में चली गई है, तो मेरा पैसा जो लॉस है वो तो वो लॉस तो डेफिनेटली, तो मेरे पैसे पे भी लॉस हुआ, उसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? and if I would want to withdraw my money, तो क्या वो ऐसा कहेंगे जी आपके पैसे में इतना लॉस हो गया, instead of adding we are subtracting this much amount, और क्योंकि हमने आपके फला जगह इन्वेस्टमेंट की थी, that gone because of the COVID reason for example. ये डिपेंड करता है कि आपका फंड की सिलेक्शन। फंड की सिलेक्शन अगर आपकी, जैसे आपने इक्विटी मार्केट में गए हुए हैं और इवन दो कि उनका डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर है, रिसर्च प्रॉपर होती है, इसके बावजूद अगर खुदा न खासा मार्केट क्राइसिस आ गया, 2008 क्राइसिस आया, तो AMC लॉस में गई। यानी फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, पॉसिबल है कि आपके पास 50,000 बच गया हो, लेकिन फर्क सिर्फ ये पड़ा कि आपने अगर फर्स्ट मार्केट में डायरेक्ट गए हुए हैं और आपने किसी ऐसे स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया जिसकी वैल्यू 100 रुपए से गिर के 10 रुपए होगी, तो AMC शायद ये डिसीजन नहीं लेगी ये ऐसी स्क्रिप्ट में जाने से, वो फॉरन टाइम पे स्विच कर जाएगी, या 10, 20, 50 लोग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होगा, कि वो ये जरूर हो सकता है कि आप इंडिविजुअली किसी गलत डिसीजन ले लेते तो 10 रुपए बचते, लेकिन आप AMC के थ्रू आए तो हो सकता है 50 रुपए बच गया आपके। तो ये this sort of advantage is with the AMC के मेरे डिसीजन एज ए इंडिविजुअल में, और उनके पास उनके अमाउंट बड़ी होती है, पोर्टफोलियो अपना काफी एक्सपेंड कर सकते हैं, टाइमली डिसीजन लेने की, इजाज़त है कि दे आर सिटिंग इन द मार्केट, राइट, दे आर द मार्केट इटसेल्फ। तो ये तो दिस इज व्हाट द एडवांटेज वी आर टॉकिंग टू अवर स्मॉल सेगमेंट पोर्शन ऑफ द, जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए। तो ये एक एडवांटेज मुझे बहुत नजर आया आपकी अब तक की डिस्कशन में, कि एक इंडिविजुअल्स के डिसीजन मेकिंग में, एक्शन में, रिएक्शन, और एक AMC के टाइमली एक्शन और रिएक्शन। सर अच्छा, बात ये कैसे यूजुअली हमारा टॉलरेंस लेवल बड़ा लो होता है। मेरी अगर इक्विटी खुद लगी हुई तो मेरा टॉलरेंस लेवल बड़ा हाई है, मैं बहुत डिसीजन लेता हूँ विदाउट थिंकिंग ओवर कि ये सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है या मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो कल रिटर्न होने के चांसेस है, तो शायद मेरा इतनी रिसर्च नहीं होगी कि मैं सोच सकूँ ये कंपनी बाउंस बैक, ये मार्केट बाउंस बैक करेगी। लेकिन AMC की रिसर्च होती है, ज़ाहिर है उनको पूरी कैलकुलेशन है, तो उनको ये अंदाजा जरूर होता है कि ये अगर मार्केट टेम्परेरी नीचे जा रही है, अल्टीमेटली ये फलां पॉलिसी आने वाली है, ये फलां गवर्नमेंट की स्कीम आने वाली है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो उससे एडवाइस पे, क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज होता नहीं, उनके रिसर्च बराबर बेस होती है, तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट करते नहीं कि जैसे मार्केट डाउन जा रही हो सकता है AMC या खुद अपनी मर्जी से मार्केट में फॉरेन माल फॉरेन जो है ना वो डस्ट सेलिंग ना कर दे, फॉरेन जाए मार्केट में, ये पॉसिबल नहीं। AMC को हमेशा पुश करता है तो एक इन्वेस्टर करता है। कभी कभार ऐसे होता है कि मार्केट डाउन जा रही है और इमीडिएटली 10-20 इन्वेस्टर आ गया और उन्होंने रिडम्पशन मार दी, तो AMC को रिडम्पशन करने के लिए फॉरेन मार्केट माल बेचना पड़ता है। तो इसलिए मार्केट को अक्सर सुना होगा कि जी मार्केट गिरी है, इसने म्यूचुअल फंड ने सेल किया। म्यूचुअल फंड ऐसे सेल नहीं करेगा कि जी म्यूचुअल फंड ने इस घर की सेल कर दिया। यूजुअली म्यूचुअल फंड सेल करता है जब बैक पे इन्वेस्टर रिडेम्पशन मारता है, जब रिडेम्पशन को मारता है तो पैसा जो इन्वेस्टेड होता है वो चाहिए होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ता है। यूजुअली म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो इतनी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करती या डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करती, ना बाइंग करती है। वो कुछ इन्वेस्टर थोड़ा टॉलरेट करता है और उसमें टॉलरेंस लेवल हाई है, तो ये AMC भी टॉलरेंस लेवल है उससे बेहतर होगा। तो इसलिए मुझे एज इंडिविजुअल मार्केट अगर 200-400 पॉइंट आई निकल गई तो मैं तो एकदम डर जाऊंगा, यार मुझे 100 से 90 हो गया तो बेच के निकल जाऊंगा, और फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगी और 110 रुपए वापस ले लूंगा। इवन पहले 10 लॉस किया, फिर 10 रुपए प्लस में जाके बाय कर लिया, वो 20 लॉस कर दिया मैंने। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो AMCs हैं ये कम से कम एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेती अगर इन्वेस्टर थोड़ा टॉलरेट करे। सही। अच्छा, अब क्वेश्चन दूसरा ये आया था आपका कि जी वो जो क्राइसिस में भी फंड बेहतर चलते रहे, वो आपके इनकम फंड है इसके, जो आपके किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेस करते हैं जिसका रिटर्न बड़ा फिक्स होता है, वो कभी लॉस कम करते हैं एक्सेप्ट
कि बास केसेस में ऐसे इंसिडेंट हुए, लेकिन अब तो रेगुलेटर ने उसको चेक कर लिया है कि किसी टीएफसीज में इन्वेस्ट कर दिया, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर दिया, जिसको जो कंपनी बेस करती है, जिसने इशू किया था वो डिफॉल्ट कर गई, वो एक टीएफसी का लॉस जरूर अपनी जगह पे है। या इन केस कभी स्टॉक मार्केट में फिक्स इनकम है, बदला जिसे कहते हैं, या मार्जिन फाइनेंसिंग है, या मार्जिन ट्रेडिंग है, वहां अगर किसी म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया हुआ है और खासा मार्केट क्राइसिस आ गया और पैसा रिटर्न नहीं हुआ किसी वजह से, जो यूजुअली होता नहीं है, लेकिन रिटर्न नहीं हो सका डिफॉल्ट की वजह से या किसी और वजह से, वो लॉस वापस आता है जरूर। जैसे 2008 में कुछ टीएफसी डिफॉल्ट कर गए और टीएफसी की वजह से कुछ जो फिक्स इनकम फंड भी लॉस में चले गए। तो ये सब होने उसके बाद रेगुलेटर बड़ा चेक कर लीजिए, अब टीएफसी को इन्वेस्ट करने के लिए भी रेगुलेटर जो है हर टीएफसी को अलाउ नहीं करता। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो भी बड़ी मेच्योर होगी कि टीएफसी का बैक जरूर चेक करती है, कौन इश्यूएंस है, कौन ट्रस्टी है, कौन बैंक है इसके बैक पे, उसके बाद टीएफसी में जाते हैं। तो टीएफसी की भी रेटिंग है इसके लिए। तो पहले ये था, गलतियां लोगों ने की हैं, टीएफसी ऐसे दिए जिनका रिटर्न बड़ा हाई था, अल्टीमेटली वो डिफॉल्ट कर गए। लेकिन अब ये उस पर भी काफी हद तक कंट्रोल है। फिर टीएफसी में सर्टेन लिमिट लगा दी कि आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर टीएफसी में या तो सबको पर्टिकुलर। जो मैं समझाऊं कि इंडिविजुअल्स के लिए कि अगर वो किसी एएमसी के पास जाके बैठ के डिस्कस करता है अपनी उनकी उनको देखता है, उनकी वर्किंग देखता है, अगर वो उनके थ्रू इन्वेस्ट करता है, हम ये कहेंगे कि फैसला तो आपका अपना ही है, सारे के सारे ना करें, फिर भी कुछ अगर डिसीजन मेकिंग आप अगर पार्ट टाइम ये काम करते हैं, फुल टाइम आपका अपना बिजनेस है, अपनी कोई जॉब है, तो आपके पास कुछ पैसा है, कुछ डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में भी रखना चाहते हैं रखें, बट एएमसी के साथ भी वर्किंग करके मे भी कुछ नॉलेज आपके पास आ रहा, उनकी वर्किंग को देख के उनकी हाउ दे वर्किंग। देखिए आप किसी बैंक में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए आप किसी मैनेजर साहब के पास बैठते हैं, आपको 15 मिनट में काफी सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे थे, काफी सारे जो डिफरेंट क्लाइंट उनके पास आए थे, डिफरेंट क्लाइंट ने बातें की थी, आप अगर ऑब्जर्व करने वाला बंदा बहुत जल्दी इसी अगर ऐसे ही अगर आप किसी एएमसी के पास जाते हैं, विजिट करते हैं और अकाउंट खोलने जाते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, डिसीजन आपका है कितना पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट साइज आपने उधर ट्रांसफर करना है, उनके थ्रू करना है, मीन टू से कितना आपने खुद डिसीजन करनी है, ग्रेजुअली शिफ्ट करना है, ये आपने देखना है। हमारा आज के सेशन में आपका काम था हमारा काम था लेडीज एंड जेंटलमैन टू आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे। शफकत अली साहब की जो माशाल्लाह एक्सपर्टीज है, इन्होंने आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हम जिसे कहते हैं। अच्छा सर इसमें आप मुझे कहना चाहते थे बिफोर वी एक चीज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो एएमसी का एडवांटेज होता है नॉन म्यूचुअल फंड को, क्योंकि ये म्यूचुअली पैसा कलेक्टिवली पैसा, अगर फिर से मैं किसी बैंक में जाता हूँ, इस्लामिक बैंक में या कमर्शियल बैंक में जाता हूँ, और मैं उससे कहता हूँ मेरे पास सपोजिटली 5 लाख पड़ा है, अब मुझे बैंक में रखवाना है, तो बैंक मुझसे नेगोशिएट नहीं करता। 5 लाख उनके नजदीक पैनी अमाउंट है बिल्कुल। तो वो क्या करता है कि आपको कहेगा जी आपको मैं 4% दूंगा या सेविंग अकाउंट में, या 5% दे दूंगा मैक्सिमम, इससे नेगोशिएट कर नहीं सकता। लेकिन ये पैसा जब क्लब होके आता है कलेक्टिवली, यानी 100 लोग लेके आते हैं, एएमसी थ्रू आते हैं, इट बिकम्स ऑलमोस्ट मे बी 500 मिलियन रुपीस। तो 500 मिलियन जब एएमसी लेके जाते किसी बैंक के पास कि ये 500 मिलियन मैंने जमा करवाना है, आई नीड है रिटर्न, तो बैंक उससे वो बेहतर पोजीशन में होते हैं नेगोशिएट करते हैं। बैंक उनको बास का बहुत अच्छा रिटर्न ऑफर करते हैं, तो बैंक की ज़ाहिर डिपॉजिट की नीड होती है। बैंक हो सकता है मुझे अगर 4% ऑफर किया है, बैंक एएमसी के पास का 7% 8% तक ऑफर करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। अल्टीमेटली कलेक्टिवली आप पैसा इन्वेस्ट करके आप रिटर्न आपको अगर एएमसी अपनी मैन्युअल फी माइनस भी ले, इसके बावजूद भी अल्टीमेटली यू आर द गेनर, आपको 7-8% मिल जाता है। जैसे मेरे पास हम डिस्ट्रीब्यूटर है मिजान फंड का जो इनकम फंड है 8-8.5% रिटर्न पे करता है। जब बैंक में जमा कराएंगे इस्लामिक की बात कर, तो आपको 2-4% ज्यादा ऊपर मिलता नहीं। तो उनका अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने इन्होंने लॉन्च किए हुए पेंशन फंड भी है, इन केस यू आर एम्प्लॉय तो आप अपना पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। और पेंशन का बड़ा मजे का फॉर्मूला है सर। पेंशन में आपका पोर्टफोलियो सिलेक्शन जो है वो एज बेस्ड होता है। आपकी टॉलरेंस, आपका जो
लेवल है, आपकी एज टॉलरेंस है, उसके मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज आपकी एक सर्टन लेवल से ऊपर चली जाती है तो एएमसी का वो फंड आपको किसी हाई रिस्क सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं देता। एक सर्टन परसेंटेज से ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर अग्रेसिव है और आप यंग है और पेंशन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको आपका जो प्रोपोर्शनल टू दी हाई रिस्क है वो हाई हो जाएगा। जैसे जैसे आप रिटायरमेंट तरफ जाएंगे तो आपका प्रोपोर्शनल टू हाई रिस्क लो होता जाएगा, तो आपका बैलेंस होता जाता है ऑटोमेटिक। तो इस वक्त तो पकड़ बनाई हुई है पेंशन फंड की, हर एएमसी ने पेंशन फंड भी क्रिएट किया हुआ है कि आप पेंशन फंड पैसे इन्वेस्ट करते जाएं और अल्टीमेटली जब रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी। इवन प्राइवेट सेक्टर में यूजुअली पेंशन नहीं मिलती तो लोग थ्रू म्यूचुअल फंड की पेंशन का एक सिस्टम कर सकते हैं और वो करते हैं लोग। ये बहुत अच्छा है कि फंड की पेंशन का अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर व्हाट यू कैन हेल्प टू एन इंडिविजुअल, आप क्या प्रोवाइड, किस किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड? अब जी हमारे पास एक्चुअली क्योंकि हर एएमसी का हर आदमी सेलर नहीं हो सकता, सेलिंग नहीं कर सकता, या तो एएमसी की अपनी टीम होती है, एएमसी की अपनी टीम तो इतने एरिया कवर नहीं कर सकती, फिर एएमसी बड़े सोच समझ के बड़े क्वालिफाइड लोग एक्सपीरियंस लोगों को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लेती है थ्रू एग्रीमेंट। तो वो बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं। अभी तो गवर्नमेंट, पहले तो हर बंदा एक इंडिविजुअल भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है हर फंड का, अब तो रेगुलेटर ने कहा है कि इंडिविजुअल सिर्फ एक फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी है और ऐसी भी अलाउ करेगी तो मल्टीपल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल एक पूरे फंड सा एक कंपनी एएमसी का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप ज़ाहिर है बेस्ड ऑन सम उसकी सेल लोड शेयरिंग है, क्योंकि सेल लोड होता है, बेनिफिट शेयरिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ होती है और हम ऑथराइज होते हैं कि हम उस एएमसी के बिहाफ पे कलेक्शन कर सके पैसों की और फंड्स फॉर्म फिल करा सके और अल्टीमेटली उसको बुक कर सके। सिमिलरली जब रिडेम्पशन आएगी तो लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कराची एंड टू हेड ऑफिस, मैं अगर स्टॉक एक्सचेंज बैठा हूँ तो लोग जस्ट वॉक इन करते हैं, मेरे पास फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और वो चेक देते हैं, फॉर्म देते हैं, प्रॉपर्टी चेक जो है वो क्रॉस चेक होते हैं, ट्रस्टी के नाम होते हैं। तो उसमें किसी को ऐसे खुदा न खासा कोई रिस्क नहीं है, कैश हम दे नहीं सकते, कैश दे नहीं सकते। क्रॉस फंड है, क्रॉस फंड भी एक पर्टिकुलर नाम पे होंगे, तो ये कभी खुदा न खासा जो ऑथराइज लोग हैं उन पे भी ऐसे भी मिस हैंडलिंग नहीं हो सकती। वो ऑथराइज उसी को अथॉरिटी मिलती है जो उनका सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। और मैं एज इंडिविजुअल, मुझे एक मिजान की फंड की डिस्ट्रीब्यूशन लेने में तो ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स। मेरे तो आपको एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन की हुई है, अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए अगर एनुअल टैक्सेबल इनकम है, तो आप जो है वो अगर एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6,000 रुपया टैक्स में बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में और प्लस आपके पेंशन में भी जाएंगे तो 6,000, उसमें 12,000 रुपया आपको टैक्स, कम टैक्स पे करना पड़ता है। 12 लाख टैक्सेबल इनकम है जिसमें 2 लाख टैक्स आपका जो भी बनेगा, 30,000 रुपये टैक्स अमाउंट बनती है, 12,000 आपको वापस मिल जाता है। तो ये मतलब ओनली ये तो वो बेनिफिट है जो आपके पास आके ही अदर देन परफॉर्मेंस है जी। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। दूसरा आपने देखा मैक्सिमम अमाउंट जो है, अगर किसी की 12 मिलियन की टैक्सेबल अमाउंट है जिसमें 23,45,000 का टैक्स बनता है, अगर आप दोनों फंड में इन्वेस्ट करें, पेंशन में भी और म्यूचुअल फंड में, जो लिमिट है, एक में 2 मिलियन की लिमिट है और पेंशन में नो लिमिट है, तो इसमें आपको जो रिफंड मिल जाएगा वो कुछ 4.5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलता है अच्छा, ठीक है। टैक्स में से, अदर देन परफॉर्मेंस ऑफ फंड। ये बड़ा अच्छा है जी, स्पेशली सैलरी क्लास में या बिजनेस स्टूडेंट बिजनेस करते हैं पहली उसके क्लास का आपने टैक्स बता सेविंग। दिया, पेंशन का आपने बता दिया। अच्छा सर, इसमें ये बता कोई रिस्क, क्योंकि जब जब भी हम फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें कोई रिस्क का लफ्ज तो साथ साथ चलता है, क्या है, कितना है? एज विज एक इंडिविजुअल डायरेक्टली जाता है हैविंग नो नॉलेज ऑफ एनी बिजनेस, उसमें इन्वेस्ट करता है या किसी एक्सचेंज में स्टॉक शेयर में करता है, तो वीजा विज डूइंग गोइंग थ्रू द फंड मैनेजमेंट, तो ये थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करते हैं। जी अच्छा, रिस्क में अब देखो ना, हर फंड का एक रिस्क टॉलरेंस लेवल है, वो डिफाइन होता है, प्री डिफाइन है। जैसे इक्विटी फंड है, प्योर इक्विटी फंड है, हम कहते हैं हाई रिस्क फंड होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। एक बैलेंस फंड है, जो बैलेंस का मतलब होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करता है, डाइवर्सिफाई करता है। कुछ पोर्शन वो इक्विटी में ले जाता है स्टॉक मार्केट में, कुछ पोर्शन फिक्स इनकम में ले जाता है, कुछ इनकम
गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ले जाता है कुछ पोर्शन, तो वो बैलेंस फंड होता है। बैलेंस फंड मॉडरेट रिस्क रखता है, इसमें मॉडरेट रिटर्न है, मॉडरेट रिस्क है। और एक बिल्कुल ही समझने को फंड है जो कंजर्वेटिव फंड है, जिसमें आपका लो रिस्क मिनिमम है और रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होगा। तो वो फार्मूला सेम है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन कंपैरिजन फर्क सिर्फ ये है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न अगर इंडिविजुअली आप कैरी करेंगे बहुत ज्यादा हाई है, अगर आप बैलेंस करेंगे तो कम है। तो बेसिकली आपको हर फंड का अपना रिस्क प्रोफाइल है। बहुत फंड अग्रेसिव फंड होते हैं। अग्रेसिव फंड का मतलब ये है कि वो मार्केट को रीड करते हैं, फुल इन्वेस्टेड हो जाते हैं, कभी फौरन वापस आ जाते हैं। तो वो डेफिनेटली हाई रिस्क है, उसको बड़ा मैनेजर, फंड मैनेजर है, उसको बड़ी परफॉर्मेंस पे बेस करता है। अच्छा शफकत, फंड का रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आपको टॉलरेट करना है। जी सर शफकत भाई आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि ये तो ऐसा इतना ये बहुत एक्चुअली इसमें डिटेल बहुत इन्वॉल्व है। ये तो बड़ी मुख्तसर बातें हम करते हैं यहाँ पे। डिटेल के लिए आप शफकत साहब से उनके ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। लॉर्ड स्टॉक की बिल्डिंग में भी उनका ऑफिस है, कराची में भी उनका ऑफिस है, और आप उनसे रहनुमाई असिस्टेंस आप ले सकते हैं। माशाल्लाह जितनी डिटेल बातें इन्होंने कही हैं, कम से कम if I can understand if someone doesn't know anything about the mutual fund working, आज इस एपिसोड में I think he can learn a lot। बाकी डिटेल जो है हमारा ये आपके पास नंबर भी आ रहा है। दूसरा हम अपने जो स्क्रीन के ऊपर शफकत साहब का भी हमको आपको नंबर यहाँ पे दे देंगे, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। शफकत भाई अपना एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर बोल दें, ताकि जो आपसे इसमें रब्ता करना चाहें वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर 032124515559। अगेन रिपीट करूंगा 032124515559। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी, आप जब चाहे तो रब्ता कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शफकत साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। आप इससे जितना फायदा उठाना चाहें वो आपके अपने डिसीजन है। व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने आपको दे दिया। मजीद आपने तफसीलात के लिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। शफकत साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का, प्रोफेशनल बातें, टेक्निकल बातें शेयर करने का, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कॉमन मैन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, एक नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।